यहाँ पर इस मोर्चे को लगातार चलाने वाले यहाँ के नेतृत्वकारी साथीगण और यहाँ मौजूद सभी किसान मजदूर भाइयों और बहनों, हमें बहुत खुशी है कि राजस्थान की ट्रेड यूनियंस ने ये निर्णय लिया कि वो एक साथ आपके बीच में पहुंचेंगे और हमको संदेशा दिया कि आप भी उस दिन जरूर शामिल होइए। तो एटक के राष्ट्रीय ऑफिस से मेरे साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव विद्यासागर गिरी भी पहुंचे हैं और यहाँ पर इंटक की, एटक की, एचएमएस की, C2 की, मुझे बोला गया था शायद RC2 भी आज पार्ट है इसका, उनके नेतृत्वकारी साथी यहाँ पर अपने साथियों को लेकर के मार्च करते हुए आपके बीच में आए। आज का दिन इसलिए चुना गया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसलिए भी चुना गया कि आपका जो संयुक्त मोर्चा है राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर में महापड़ाव की शक्ल में जगह जगह पर कार्यक्रम लेने का निर्णय लिया। तो मेरे को ये मौका मिला, मैं आपके बीच में आई। बहुत कुछ आपने झेला, 59 दिन हो चुके हैं, बहुत से यहाँ भाषण हुए होंगे, नेताओं से लेकर के आम एक्टिविस्ट तक, और उन सब भाषणों में बहुत सी बातें आ गई होंगी। उसके बावजूद भी इस सीमित समय में मैं सिर्फ इशारा करना चाहती हूँ। जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि क्यों इन्होंने अचानक शुरू किया। अचानक नहीं शुरू हुआ, किसानों का गुस्सा अचानक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कुर्सी पे बैठते ही किसानों की जमीनों को छीनने के रास्ते तैयार करने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 में पारित हो चुका था पार्लियामेंट में, उसमें संशोधन लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया। इस देश के किसानों ने उसका विरोध किया, सरकार का ऑर्डिनेंस फेल हुआ। उसके बाद दूसरी बार ऑर्डिनेंस लाया, मजदूर संगठनों ने भी किसानों के उस प्रतिरोध में भागीदारी निभाई, दूसरा ऑर्डिनेंस भी फेल हुआ। फिर मोदी सरकार तीसरी बार ऑर्डिनेंस लेके आई, उसका भी पूरे देश में प्रतिरोध हुआ और वो ऑर्डिनेंस भी फेल हुआ। हम लोगों ने और मजदूरों और किसानों का समर्थन देने वाले मेंबर पार्लियामेंट्स ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई कि आप कौन सी अमेंडमेंट चाहते हैं, पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बात करो। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को हिंदुस्तान की पूरी पार्लियामेंट ने पूरी यूनानिमिटी से और सहमति से पास किया, तो ये सरकार जो प्रस्ताव लेके आ रही है उसके पीछे मंशा क्या है? उसके पीछे मंशा वो थी जो प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। पहली यात्रा उनकी अमेरिका में हुई थी और उस पहली यात्रा में मेडिसन स्क्वायर के ऊपर भाषण देने जाने वाले थे वो, और जाने से पहले वो हिंदुस्तान की 117 दवाइयों को महंगा करके गए ताकि अमेरिका की जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं वो हमारे देश के लोकल मेडिसिन उद्योग को पीट डाले और बाजार उन कंपनियों को मिल जाए। वो मेडिसिन स्क्वायर दवाइयों की कंपनियों का चारों तरफ दफ्तर है, इसलिए उस चौराहे को मेडिसिन स्क्वायर बोलते हैं, मेडी स्क्वायर। दूसरा काम, जब वहां भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री ने वहां क्या कहा? मेरे देश में आओ, थैली लेके आओ, सस्ता मजदूर मिलेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपकी मुखबिरी करने वाले कोई सज्जन यहाँ खड़े हो, आपको खबर पहुंचाने वाले, तो वो पहुंचाए आपके पास। मैं एक एक शब्द वो कहूंगी
जाएगा। आपने ये कहा मेरे देश में आओ, जमीन की दिक्कत नहीं होगी, आपको जमीन दी जाएगी। मेरे देश में आओ, आपको विरोध नहीं सहना पड़ेगा, सब इंतजाम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने लौटते ही ये ऑर्डिनेंस किसानों पे थोपा था और मजदूरों के आंदोलनों को रोकने के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन और कोडिफिकेशन का रास्ता शुरू किया। मजदूर और किसान की एकता तो होगी ही जनाब, ये कोई नई बात नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी मजदूर और किसान आंदोलन एक साथ होकर अंग्रेजी प्रशासन का मुकाबला किए थे और इस सरकार ने इन दोनों हिस्सों के ऊपर हमला बोलना शुरू किया। और इसलिए आपके तो पालने से ही पैर जब दिख गए तो इस देश का किसान तो सचेत हो चुका था, मजदूर भी सचेत होकर लड़ रहा था। और जब आप दूसरी तरीके से सत्ता हथिया लिए, मजदूर और किसान, बुद्धिजीवी, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान, हमारे लेखक, हमारे नाटक कर्मी, सभी लोग इनकी सरकार के विरोध में पूरे देश में माहौल खड़ा किए। और जब लगा कि इनकी सत्ता चली जाएगी तो पुलवामा भुना लिया, बालाकोट भुना लिया और जो जनता के मुद्दे थे वो पीछे फेंक दिए और इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर के आए, जितना पैसा कॉर्पोरेट घरानों से राजनीतिक पार्टियों को गया उसमें से 95% पैसा भारतीय जनता के पार्टी के पास गया। तो पैसा भी फेंका, जात पात भी किया, हिंदू मुसलमान भी किया, बालाकोट भी भुनाया, पुलवामा भी बनाया और उसके बाद ये दोबारा सरकार में बैठ गए। लेकिन याद रखें, इस बात को हम याद रखें, सारा ताम झाम दंड साम भेद इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुल जो वोट पड़ा उसमें से केवल 37% वोट से ये सरकार बनी। 63% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उनके चौगड्डे को ठुकराया। ये बात और है कि विपक्ष यूनाइटेड नहीं था, ये बात अलग है कि विपक्ष एक साथ नहीं हो पाया। तो 37% वाला 303 और उनके सहयोगी मिला के 343 में बैठ गया और 63% जनता ने इनको नकारा। लेकिन आज उसी जनता को दबाने के लिए दूसरी बार बैठने के बाद सरकार और तेजी से आगे बढ़ गई। साथियों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपसे, दूसरी बार कुर्सी में बैठने के बाद इन्होंने उन्हीं रास्तों को अपनाया। देश का पब्लिक सेक्टर बेचो, देश के जो सरकारी विभाग हैं उनको कमजोर करो, देश के प्राकृतिक साधनों को बेच डालो और किसानों की जमीन के ऊपर जो नजर गड़ी हुई है हिंदुस्तान के और विदेशी कंपनियों के, उसको कैसे उनके हवाले करना है, उन रास्तों के ऊपर ये निकल पड़े और उसी रास्ते पे चल रहे थे। नोटबंदी में लोगों को पीटा, जीएसटी में लोगों को पीटा, देश में बेकारी 45 बरस में सबसे ज्यादा हो गई। देश के अंदर 80 बरस पहले जो अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस था, हिंदुस्तान को 80 बरस पीछे वापस ले गए। ये 70 वर्ष की बात दोहराने वाले हिंदुस्तान के अमीर और गरीब के बीच में जो खाई 80 बरस पहले थी, हिंदुस्तान को वहां लेकर के चले गए। मंदी का दौर हो गया, अर्थतंत्र का दिवाला पिटना शुरू हो गया, तो ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना की महामारी आपके और हमारे लिए महामारी है, हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन सरकार के लिए तो ये आपदा अवसर बनी। ये मैं कह रही हूँ, ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा हम हर आपदा को अवसर में बदलेंगे, हर डिजास्टर की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और उस कोरोना महाकाल में जहाँ पर लोगों की रोजगार चली गई, करोड़ों इंसानों के, जहाँ हमारे मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया, उनकी नौकरियां चली गई,
गरीब गुरबा के घरों में अनाज भी ये पूरा नहीं भेज पाए। हम लोगों की डिमांड, हर परिवार को 7500 रुपए दे दो, जो APL BPL में मत जाओ। 24 करोड़ परिवारों को कम से कम इतना उनके घरों में दो। नहीं किया, लॉकडाउन वेतन नहीं दिया और नौकरियों से निकालना बंद नहीं किया गया। इस देश में जो हालत हुई आप और हम अच्छे से जानते हैं। जिस ढंग से लॉकडाउन लगाया गया, आप क्या समझते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी मूर्ख है? नहीं, मूर्ख नहीं है, बुद्धू नहीं है, शातिर है। और उन्होंने ये लॉकडाउन 4 घंटे के समय दे करके लगाया। इसके पीछे भी सोची समझी साजिश थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हेल्थ इमरजेंसी है, इन्होंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम डील करेंगे। क्यों करा इन्होंने? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होम मिनिस्ट्री के तहत होता है। उसके तहत पुलिस के शासन और नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके तहत आपके आंदोलनों को रोकने की कोशिश हो सकती है। उसके तहत किसी किस्म की ऑपोजिशन और राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर कुठाराघात हो सकता है। इसलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोच समझ के डिजास्टर एक्ट लगाया और हम और आप देखते रह गए। बांग्लादेश 4 दिन दिए अपनी आवाम को कि सख्त लॉकडाउन लगाने वाले हैं, अपने अपने घरों चले जाओ। दक्षिणी अफ्रीका ने 3 दिन दिए और हिंदुस्तान जो एक उपमहाद्वीप जैसा है उसको 4 घंटे में लॉकडाउन लगा। 2.5 करोड़ सवारियों को हिंदुस्तान की रेलवे एक दिन में ढोने की कैपेसिटी रखती है। अगर 5-6 दिन दिए होते, हमारे जो तीर्थ यात्री थे, हमारे जो विद्यार्थी थे, हमारे जो मजदूर थे, हमारे जो इलाज के लिए जाने वाले लोग, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में रिश्तेदारी निभाने के लिए गए हुए लोग, वो सब अपने अपने स्थानों पे लौट सकते थे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया और नतीजे के तौर पे हमारी महिलाओं ने सड़कों पे बच्चों को जन्म दिया। हमारे मजदूरों के माथे पे लिखा गया मैं लॉकडाउन ब्रेकर हूँ। हमारे मजदूरों पे केमिकल छिड़का गया, लाठियां भांजी गई और जहां उनको रखा गया ऐसे अनाज फेंका गया उनके आगे जैसे कुत्तों के आगे अनाज फेंकते हैं। इन्होंने इतनी दुर्गत की है हमारे देश के मजदूरों की। वो श्रमिक जो खेत खलिहान का है, वो किसान है, मजदूर है, और वो जो मेहनत कश मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, सेवाएं देता है, पूरे देश के मेहनत कश आवाम को बर्बादी का रास्ता देने की कोशिश की है इस सरकार ने। इसलिए ये अचानक गुस्सा नहीं फूटा है। इस सरकार की लगातार जो नीतियां हैं, इस देश को बेचने की नीतियां हैं, इस देश को गुलाम बनाने की नीतियां हैं। और इसलिए साथियों ने मेरे से पहले बोलते हुए ये कहा, ये क्या जाने आजादी का मायने क्या होता है। जब देश के अंदर आजादी के मतवाले फांसियों के तख्ते चूम रहे थे, 14 बरस का खुदीराम बोस आजादी के आंदोलन में आ गया, करतार सिंह सराबा 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया, 23 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पे चढ़ गए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह सरफरोशी की तमन्ना के गीत गाते हुए देश के लिए शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद ने सीने में गोली खाई, पीठ नहीं दिखाई, रोशन ने, लाड़ी ने, मनमथनाथ गुप्त ने, जितेंद्रनाथ दास ने, कितने में नाम गिनाऊं इस इतिहास के अंदर। उस युवा पीढ़ी ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। ये कहाँ थे? मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप बड़ा फख्र महसूस करते हो, आपकी टीम फख्र महसूस करती है कि आप आरएसएस की शाखा में टोपी लगा के यूं करके खड़े होते हो। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे हेडक्वार्टर ने जो कहा वही बोलूंगी। यहाँ हेडक्वार्टर ने आरएसएस को जन्म दिया, जो आरएसएस इनकी माता है। गलत फहमी में मत रहिए, गाय इनकी माता नहीं है, गाय आपका और हमारा दूध देने वाला हमारे परिवार को पशु है, हम उसका आदर करते, वो हमारा पशुधन है समाज का, वो इनकी माता नहीं है। माता इनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और चुनौती देती हूँ आरएसएस के लोगों को, बताइए क्या हेडक्वार्टर ने ये नहीं कहा था
जब उनसे पूछा गया आप आरएसएस की स्थापना कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? देश में जलियांवाला बाग कांड हो चुका है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, असहयोग आंदोलन हो चुका है, नौजवान क्रांतिकारी आंदोलन में आगे बढ़ चुके हैं। 1925 में आरएसएस बन रही थी। उनसे पूछा आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। मिस्टर मोदी हेडक्वार्टर ने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। उसको पूछा ये नौजवान सारे जान देने के लिए तुले पड़े हैं, आप क्या कहना चाहते हो? वो बोले ये सारे नौजवान भटके हुए हैं। उनसे कहा तो फिर आपका फलसफा क्या है, सोच क्या है, विचारधारा क्या है? उन्होंने कहा हमारा फलसफा, हमारा सोच, हमारी विचारधारा वो जर्मनी में जो नाजीवाद है, फासीवाद है, जो इटली में है। आज तो किसी पे तंज कसने के लिए बार बार इटली बोलते हो, पर हम आपसे कहना चाहते हैं उसी इटली के मुसोलिनी के पास किसने भेजा था मुंजे को ट्रेनिंग लेने के लिए? आरएसएस के मुंजे को हेडक्वार्टर ने इटली में भेजा और वो ट्रेनिंग लेके आए। और आपको पता भी नहीं होगा कि इनकी जो निक्कर है और काली टोपी है, ये इटली के नाजीवादियों की ड्रेस होती थी, जिस ड्रेस को आरएसएस ने यहाँ अपनाया। इनसे पूछा गया तो फिर किससे लड़ोगे? अगर अंग्रेजों से नहीं लड़ोगे तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, हमारी लड़ाई ईसाइयों से है और हमारी लड़ाई लाल झंडे से है। साफ था उनके दिमाग में। आज किसान आंदोलन को केवल आतंकी नहीं कहा, केवल खालिस्तानी नहीं कहा, यह भी कहने की कोशिश की कि वाम पक्ष वाले इसके अंदर क्यों हैं। हम ये कहना चाहते हैं आजादी के आंदोलन के अंदर सभी धाराओं ने रोल अदा किया, लेकिन ये लोग इस देश के अंदर केवल अंग्रेजी भक्ति नहीं कर रहे थे, उनकी बातों और राज करो की सियासत को भी आगे बढ़ा रहे थे। इनके सावरकर ने किताब लिखी थी टू नेशन थ्योरी। कब लिखी? जब हिंदुस्तान में पाकिस्तान नाम का शब्द भी शुरू नहीं हुआ था, तब इन्होंने किताब लिखी टू नेशन थ्योरी और उसमें ये कहा कि हम इस देश का धर्म के आधार के ऊपर बंटवारा चाहते हैं। दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वालों मिस्टर मोदी और अमित शाह, मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ कि आरएसएस ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नफरत पैदा करी अंग्रेजी राज के दौरान और हमारा देश बटा। और इसीलिए साथियों, हमारे साथियों ने आपके बीच में ठीक ही कहा कि इनको आजादी के मायने नहीं मालूम। जब पूरे देश में पूरी स्वतंत्रता का नारा पास हुआ, आरएसएस ने उस नारे का विरोध किया। जब देश के अंदर तिरंगा झंडा लेकर के आजादी का आंदोलन चलेगा, यह झंडा डिसाइड हुआ, इन लोगों ने उस झंडे को जलाया। जब इस देश के अंदर आजादी की बेला के ऊपर लोग एक साथ होकर के आगे बढ़ना चाहते थे, देश के बंटवारे की नींव डालने में इन्होंने भी रोल अदा किया। देश के अंदर दंगे फसादी कत्लो गारत के अंदर हिस्सेदारी निभाई और उसके साथ साथ सीधे सीधे इनके नेता ने कहा हमें संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत नहीं चाहिए, मुसलमानों का देश हो गया और एक हिंदुओं का देश बना दो। लेकिन संविधान सभा ने जो लगातार बहस कर रही थी, उसने इनके प्रस्ताव को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान हर धर्म को मानने वालों का मुल्क है, ये हमारा सेकुलर इंडिया रहेगा। ये इनको पता नहीं, इतनी नफरत की आंधियां फैलाई। आज 23 जनवरी है, नेताजी को याद कर रहे हैं। 30 जनवरी हफ्ते के बाद है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी के बाद, जिस दिन महात्मा गांधी पे नाथूराम गोडसे ने गोलियां चलाई थी। इतनी नफरत की आंधियां फैलाई कि बापू गांधी की हत्या हुई।
तो नथुराम गोडसे की भक्ति करने वाले बापू गांधी का चेहरा लेके अब चेहरा गायब कर दिया, केवल ऐनक रह गई है। स्वच्छ भारत का नाटक रचते रहते हैं और कहते हैं हमने इतनी बड़ी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी। अरे बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए तुम्हारे मित्रों ने, अडानी अंबानी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। हमारे देश के पब्लिक सेक्टर से पैसा लेके इतनी ऊंची मूर्ति खड़ी की गई। और इतना ही नहीं, ये गांधी जी की रट लगा के गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं और गांधी के हथियारों से इस देश में हिंसा फैलाने के काम को जारी रखना चाहते हैं। और वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाने के बाद ये सोचते हैं कि उसके नीचे सच छुप जाएगा। सच छुपेगा नहीं। सच क्या है? लिखा था सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर को, जो उस समय आरएसएस के हेड थे, कि मिस्टर गुरु गोलवलकर, टेल मी, योर ऑर्गेनाइजेशन इज रैपिडली कम्युनल and because of your poison and venomous propaganda, Gandhi ji had to be martyred. Why he was killed, assassinated. Why we should not ban you? ये शब्द है, उसका मायने है मिस्टर गोलवलकर हमें जवाब दीजिए। तुम्हारा संगठन घोर संप्रदायवादी है। तुम्हारे संगठन ने जो जहरीला प्रचार किया, उस जहरीले प्रचार से हमारे महात्मा की जान चली गई। तो हम तुम्हारे को प्रतिबंधित क्यों नहीं करें? जवाब दो। तो ये क्या सोचते हैं, वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी कर देंगे तो उस मूर्ति के नीचे ये सच दब जाएगा? ये दबेगा नहीं, ये दबेगा नहीं। और वहां जिन मजदूरों को भगाया गया, जिन किसानों और आदिवासियों से जमीन छीनी गई, उस जगह पे बुद्ध को खड़ा करने के लिए उन किसानों को वापस जमीन नहीं मिली, उनको कामकाज नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला। ये गुजरात का सच है। और इसीलिए साथियों, ये लड़ाई हमारी मुल्क के वास्ते है, देश के वास्ते है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो इनके ऊपर इल्जाम है, इसलिए ज्यादा चिल्ला के वो दूसरों पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो वो चला नहीं, इनका खालिस्तानी का नारा नहीं चल पाया, आतंकी का नारा नहीं चल पाया, कहा राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, नहीं चल पाया। और फिर कहने लगे बाहर से पैसा बड़ा आ रहा है। जब मिस्टर मोदी बाहर के लोगों को इकट्ठा करें तो कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते, इंडियन डायस्पोरा, दिस इज अवर इंडियन डायस्पोरा। और ये डायस्पोरा देश के विकास में पैसा भेजेगा। और अगर हमारे किसानों के बच्चे बच्चियां जो इंजीनियरिंग करके, मेडिसिन करके, दूसरी पढ़ाइयां करके विदेशों में गए हुए हैं और आज उनके परिवार उनके देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं और वो उनकी मदद में उतरते हैं, तो मिस्टर मोदी वो इंडियन डायस्पोरा नहीं है, वो दुश्मन हो गए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इनकी कोई चाल नहीं चल पा रही है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। आपने संयम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सोच समझ से इस आंदोलन को इतने दिन तक यहाँ तक लेके आए हैं, इसी बात का इनको डर है, यही इनको खौफजदा कर रहा है। ये बहुत परेशान है कि इतनी हिम्मत, इतना संयम, इतना संतोष, खा रहे हैं लोग, खाना खिला रहे हैं अल्लाह के, और किसी किस्म की कमी नहीं है, पूरी पारदर्शिता से आंदोलन चलता है, कोई नफरत नहीं बोलता है, सबको वेलकम करता है, मुस्कुराता है, सब एक साथ चलते हैं। एक साथ चलने की परंपरा मोदी और मोदी की सत्ता को पसंद नहीं है।
और इसीलिए आप साथियों से मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी दूसरी रिजीम के टाइम में जब इन्होंने कोरोना पीरियड के अंदर ये पैकेज देने शुरू किए, उसी पैकेज में समझ में आ गया इस देश के किसान आंदोलन को कि आने वाले दिनों में हमें पीटने वाले हैं। उनके सारे के सारे पैकेज अदानीज के लिए, अंबानीज के लिए थे और किसानों के लिए उसमें खतरे की घंटी थी। और यही मजदूरों के साथ हालत थी कि ये कह रहे थे कि हम कोड्स बनाएंगे और जून में ये ऑर्डिनेंस ले आए। ये बताना बहुत जरूरी है, ये लड़ाई सितंबर से नहीं शुरू हुई, ये पहले से चल रही थी और जून में ये ऑर्डिनेंस ले आए। ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने सितंबर में कानून का रूप दिए और उस समय से आंदोलन शुरू हो चुका था और पंजाब के लोगों ने उसकी लीड ली, हरियाणा के लोग शामिल हो गए और उसके बाद पूरे देश के किसान एक एक करके जुड़ने लग गए। इसलिए मैं कुछ बातें तो जरूर दोहराना चाहती हूँ। इन्होंने कहा ये औरतें 100-100 रुपए में लाई गई। इन्होंने कहा ये बच्चे आंदोलन में क्यों है। हमारी महिलाएं जो लंगर की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, हमारे नौजवान, हमारे पुरुष और हमारी महिलाएं गुरु नानक की शुरू की हुई लंगर की परंपरा, जिसको पूरी दुनिया कम्युनिटी किचन के नाम से जानती है, इन्होंने उसकी भी बेइज्जती करने की कोशिश की। इन्होंने कहा पिज्जा खा रहे, वहाँ नूडल खा रहे, ये सब कुछ क्यों खा रहे? अरे भाई किसान उगाता है, उसी खाने से सब कुछ बनता है, तो वो कुछ नहीं खाएगा, तुम्हारी मर्जी से खाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं है। लंगर की बेइज्जती की, महिलाओं की बेइज्जती की, बच्चे क्यों है यहाँ? मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर गुरु गोविंद 9 साल के थे, तब वो गोविंद बालक थे। उनके पास लोग पहुंचे थे कि हुक्मरान बड़े जालिम हैं, रक्षा करो। उनके पिता के पास पहुंचे थे तो पिता ने कहा, गुरु तेग बहादुर ने, बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। उन्होंने कहा, गुरुजी आप बताइए कौन कुर्बानी देगा? वो 9 साल का बच्चा गोविंद, उसने कहा मेरे पिताजी को ले जाइए, उंगली उठा के। एक 9 साल का बच्चा जुल्म के खिलाफ कुर्बानी देने के लिए अपने पिता की तरफ उंगली उठाता है और ये कहते हैं कि बच्चे क्यों आंदोलन में आए हुए हैं। गोविंद जब बड़े हुए, गुरु गोविंद बन गए, उनके 4 साहिबजादे थे, छोटी उम्र के नाबालिग। 2 साहिबजादे रण में कुर्बान हो गए युद्ध में और 2 साहिबजादों को ईंट की दीवारों के अंदर चिन दिया गया, उसमें उन्होंने अपना दम घोटा। जो गोविंद बचपन में अपने पिता की तरफ उंगली उठाया, उस गोविंद के 4 बच्चे आवाम के लिए, जनता के लिए, किसान के लिए, मेहनत कश के लिए कुर्बान हो गए। और आज तुम उन लोगों को कह रहे हो कि बच्चे यहाँ क्यों हैं, महिलाएं यहाँ क्यों हैं? इनको मालूम नहीं है कि वो महिलाएं माई भागों को मानती हैं। इनको मालूम नहीं है उन 4 साहिबजादों की माँ गुजरी वहाँ के पूरे खित्ते की महिलाओं का एक आइकॉन है, एक सिंबल है, प्रेरणा देने वाले हैं। मालूम नहीं इनको। और इसीलिए सब हथकंडा अपनाया। कॉलेजों की बच्चियां, यूनिवर्सिटियों की बच्चियां वहां पहुंची हुई है, विदेशों से बच्चे अपने परिवारों की मदद में वहां पहुंचे हुए हैं। ये इनको तकलीफ है और इसलिए ये किसानों का आंदोलन केवल आपके अब 3 कानूनों, काले कानूनों को वापस लेने वाला ही आंदोलन नहीं रह गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल की वापसी का ही आंदोलन नहीं रह गया। हिंदुस्तान के अंदर नई किस्म की सियासत और राजनीति इस देश में होगी जहां लूट खसोट खत्म की जाएगी, ये उसका आंदोलन बन चुका है। इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है और इसलिए किसान आंदोलन का नेतृत्व जो दे रहे हैं साथी, बहुत सूझबूझ से दे रहे हैं, सभी धाराओं को सम्मिलित करके दे रहे हैं, पूरी बहस करते हैं, यस और नो करते हैं और फिर आपस में सामंजस्य बिठा के रणनीति निकाल के आगे बढ़ते हैं।
ये खूबसूरती से जो चल रहा आंदोलन है उसको ट्रेड यूनियंस की तरफ से लगातार हमने समर्थन दिया है। लगातार सेंट्रल ट्रेड यूनियंस केंद्र के स्तर के ऊपर जो भी जिस दिन आंदोलन तय होता है अगले ही दिन या उसी दिन शाम को हम लोग अपनी ट्रेड यूनियंस को संदेशा भेजते हैं, इनका आगे के आंदोलन मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। इनके लोगों ने अगर ये कहा महिलाएं जाओ बच्चे जाओ, मैं सोच सकती हूँ ये कूड़ मत के लोग, डकिया रूसी सोच के लोग, पैतृक व्यवस्था को मानने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पर मुझे बहुत पीड़ा हुई जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। यहाँ नाटक कर्मी है, बहुत कुछ लिख रहे, वो संस्कृति मंच के साथी भी आए हुए हैं, मैंने इप्टा का भी बैनर देखा, वो लोग भी यहाँ घूम रहे, और भी ग्रुप्स आए होंगे आपके बीच में। नाटक कर्मी लेखक सब आंदोलन में आ रहे हैं, लेकिन नाटक भी लिख रहे हैं, पर मैं अपनी पीड़ा यहाँ जरूर बताना चाहती हूँ क्योंकि कुछ वकील भी यहाँ आए हुए हैं, जुडिशरी के लोग भी हैं यहाँ पर। क्या हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऐसा बयान आना? मैं माफी मांगूंगी जज साहबान आपसे, पर मैं पब्लिक के बीच में आपको चुनौती दे रही हूँ। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बराबरी देता है, जात पात धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं हो बोलता है, और महिला और पुरुष के आधार पे भी भेदभाव नहीं हो बोलता है। आप कुर्सी में बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए, और आपके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये आवाज निकले कि किसान आंदोलन के नेताओं से मैं कहता हूँ कि बच्चों को और महिलाओं को घर भेज दो। आपने क्या सोच लिया भाई? उनकी तो सोच वैसी है, सत्ता में जो बैठे हैं उनको हम क्या कहें, वो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन आपने क्यों बोला? आपको मालूम नहीं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नानाजी का नाम लेते हैं, कहानी पूरी नहीं होती जब तक रानी झांसी, चांद बीबी और रजिया सुल्तान का नाम नहीं आता। आप कह रहे हैं बच्चे क्यों हैं? आप कह रहे हैं बच्चे क्यों हैं? अरे रानी की झांसी छोटे बच्चे को पीठ पे बांध के, घोड़े पे बैठ के, तलवार लेके अंग्रेजों को ललकारने के लिए शहीद हो गई, निकल पड़ी। आप कह रहे हैं बच्चे क्यों हैं? आप नहीं जानते दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारियों की रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज के लिए? आप नहीं जानते कि दांडी मार्च हो, नमक सत्याग्रह हो, सहयोग आंदोलन हो, हिंदुस्तान की औरतों ने बराबरी में भागीदारी निभाई? आप नहीं जानते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की एक महिला विंग बनाई, कैप्टन लक्ष्मी रेजिमेंट, और लक्ष्मी सहगल जो थी वो उसकी कैप्टन थी? आप जानते नहीं? आप नहीं जानते कि जब सारी लीडरशिप हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गई 8 अगस्त 1942 को, तो 9 अगस्त को नौजवान अरुणा उस बॉम्बे मैदान में पहुंची, क्योंकि बापू गांधी ने कहा था फेल नहीं होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी है। और वो वहां पहुंची बॉम्बे के मैदान में, 9 अगस्त को झंडा फहराया, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया। तो शुरू से लेके अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने तक हमारी महिलाएं आजादी के आंदोलन में थी, किसान आंदोलन में थी, मजदूर आंदोलन में थी, विद्यार्थी आंदोलन में है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मैं आखिर में और 2 बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत से स्पीकर्स की मैं देख रही थी, फहरिस्त है लंबी, लोग आके अपनी बात कहना चाहते हैं। मोदी की मन की बात नहीं, अपनी सोच समझ और अपने मन की बात कहना चाहते हैं। यहाँ लोग आ रहे हैं और उसी में मैं ये कहना चाहती हूँ, 1906-1907 में अंग्रेज इसी कसम से 3 काले कानून लाए थे। हमारे देश में बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था।
और ये जो गीत आप सुनते हो ना, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, लुट गया माल तेरा लुट गया माल होए, ये नारा उन दिनों में शुरू हुआ था। अंग्रेजों को अपने कानून वापस लेने पड़े थे। तो अंग्रेज भक्ति सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ, आज के इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर ये इनके पुरखों ने लड़ा, आज उनकी अगली पीढ़ियां लड़ रही हैं। आप इन काले कानूनों को वापस लो, नहीं तो आपकी खुद की वापसी की गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपने मजदूर और किसान को बहुत सताया है और इसलिए अब वो सिर्फ रोना नहीं चाहते, छाती नहीं पीटना चाहते, हाय तौबा मर गए सरकार ने दबा दिया नहीं कहना चाहते। ना मजदूर और ना किसान और ना समाज के दूसरे दबाए जा रहे हिस्से। अब वो लड़ना तो पहले भी जानते थे, लड़ते थे, लेकिन लड़ाई डट के कैसे लड़ी जाती है, जम के कैसे लड़ी जाती है, लंबी कैसे लड़ी जाती है, सोच के साथ लड़ी जाती है। जोश भी होता है लेकिन होश नहीं जाता है, होश के साथ लड़ी जाती है। ये आप जो सीख लिया है, इससे आप अपनी तैयारी कीजिए। आपने कहा था मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। मिस्टर मोदी, आपको झोला ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, ये मैं आपकी तरफ से जरूर कहना चाहूंगी। और एक बात और, तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे भले के लिए है। मुझे लगता है 31 जनवरी या 1 फरवरी को प्रधानमंत्री अपने भाषण में फिर से कहेंगे सारे देश के किसान तो खुश है, ये थोड़े से लोग हैं जो परेशान हैं, उनके भले के लिए तो मैं लाया हूँ ये फार्म बिल्स। यही बात वो हम लोगों से कहने वाले हैं कि ये ट्रेड यूनियन के लोग फालतू शोर मचा रहे हैं। हम जो 4 लेबर कोड लेके आए हैं, रूल फ्रेमिंग कर ले इस देश के मजदूर का हम बहुत बड़ा भला करने वाले। जब भी एक बोलते हैं ना कि समाज के इस हिस्से का मैं भला करने वाला हूँ, मेरे दिल में तो धुक धुक होने लगती है कि अब तो इनकी पिटाई शुरू समझो। यही होता आया है, जिनके भले की बात करते हैं उन्हीं की गर्दन काटने की ये तैयारी कर देते हैं। तो ये होने वाला है। साथ में ये एक और झूठ जो बार बार बोल रहे हैं वो फिर बोलेंगे, वो ये बोलेंगे कि अनाज के भंडारण बढ़ जाएगा, देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखमरी खत्म हो जाएगी। आप और हम जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी का एक्ट ही खतरे में डाल रही है सरकार, जिस ढंग से कानून बनाई है। हम याद करा दें, अंग्रेजों के राज में बहुत अनाज था। 1870-71 के दौर में 3 बार अकाल पड़ा, अनाज था पर सरकारों ने लोगों को नहीं दिया था, उस पे व्यापार हुआ था। 1940 से लेके 1943-44 तक बिहार, उड़ीसा और बंगाल अकाल में मरे, लाखों लोग मर गए। अनाज की कमी नहीं थी, किसान ने तब भी उगाया था, लेकिन उसके अनाज के मालिक अंग्रेजी सरकार ने उसको फौजों को भेज दिया था जो दूसरे युद्ध में लगी हुई थी, लोगों को निवाला नहीं मिला था। इसलिए ये सोच कि ये कानून केवल जमीन बचाने के नहीं है, देश की खेती को किसानों के पास रहना चाहिए, वो कॉर्पोरेट घरानों की नहीं होनी चाहिए, हमारी फसल की जखीरेबाजी नहीं होनी चाहिए, वो भूखे को निवाले के रूप में मिलनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर देश बचेगा, जमीन बचेगी, खलिहान बचेगा, पब्लिक सेक्टर बचेगा, तो देश की आजादी महफूज रह पाएगी। ये सोच और समझ को लेकर के अब हमको आगे बढ़ना है, तो ये आपके आंदोलन की दिशा उसी तरफ है। मैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से आपको ये कह दूं, हम नहीं डरते वरते, किसको डरा रहे हैं, किसको खौफ दे रहे हैं। अरे जब अंग्रेजों से टक्कर ली, एटक पहला राष्ट्रीय संगठन था, सभी उसमें सम्मिलित थे, सारी विचारधाराएं। एटक के झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ा गया, मजदूरों के द्वारा, किसानों के आंदोलनों के द्वारा, नाटक कर्मियों के द्वारा आजादी का आंदोलन सभी समाज के हिस्सों ने लड़ा। तो फिर हम क्यों डरने
होने लगे आजाद हिंदुस्तान में। अरे तुमको वोट से ही तो लोगों ने बिठाया है, और अपोजिशन तो डिवाइडेड है, इसलिए तुम मजा लूट रहे हो। जिस दिन लोगों को समझ में आ गई तो आपको उखाड़ के फेंकेंगे। बहरहाल हमारी ये जो मोर्चेबंदी है ये किसानों की है, ट्रेड यूनियंस की मोर्चेबंदी मजदूरों की होती है, इसलिए हम अपने आंदोलनों को अपने ढंग से चला रहे हैं। हम भी आपके आंदोलन से जो निर्णय होता है हम सीधे उसकी पालना की बात करते हैं। हम लोग जो तय करते हैं हम उसके लिए अपील करते हैं कि आप सपोर्ट करो, लेकिन आप और हम वोटर तो सभी है ना इस देश में। राजनीतिक दौर में इस आंदोलनों का अल्टीमेटली अगर कोई राजनीतिक असर पड़ रहा है तो ये तो सरकार के सोचने की बात है, हमको क्यों बोल रहे हो। और मैं ये जरूर बोल दूं, अगर ये कहते हैं वाम पक्ष की पार्टियां समर्थन दे रही हैं, अरे वाम पक्ष की पार्टियां हो या दूसरी पार्टियां हो, वो राष्ट्रीय पार्टियां हो या राज्य की पार्टियां हो, जो इस आंदोलन को आज समर्थन नहीं देगा वो आने वाले दिनों में नेस्तनाबूद होने लगेगा। ये उनकी मजबूरी है। हम नहीं कह रहे कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ आए, वो अपने मोर्चों पे करो जो करना है, हम अपने मोर्चों पे कर रहे हैं, मजदूर और किसान हम करेंगे, लेकिन जो आज खड़ा नहीं होगा इस देश के मजदूर और किसान के साथ उसको कल को जवाब देना पड़ेगा। ये बात तो इनको भी पता है, तभी तो भाजपा के लोग जगह जगह पर फार्म बिल समझाने के लिए सड़कों पे निकले। तुम्हारी पार्टी निकले तो राजनीतिकरण नहीं है, दूसरी पार्टियां दूर खड़े होकर समर्थन दे तो राजनीतिकरण है। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड चलते रहेंगे, उसकी परवाह नहीं करनी है। मैं आखिर में आपसे फिर ये कहूंगी, अपने बड़े परिपक्व नेतृत्व, मिला जुला नेतृत्व, संगठित नेतृत्व, एक दूसरे को विश्वास में लेके चलने वाला नेतृत्व जो भी रणनीति बनाए 26 के लिए और 26 के बाद, मुझे पूरी आशा है कि हर मोर्चा बंदी पे जहां जहां किसान बैठे हैं समेत इस जगह के ऊपर वो उस निर्णय को पूरी बखूबी से, अनुशासन से, शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी शांति से इनको डर लग रहा है, इसलिए ये वायलेंस खड़ी करना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर करेनों के, ये पीछे मैंने देखा ऐसे ही पत्थर बाकी बॉर्डर्स पे भी लगे हैं, सिंघू बॉर्डर पे भी, टिकरी बॉर्डर पे भी, गाजीपुर पे भी, धारी होड़ा पे भी, सब जगह पे हमने देखा ऐसे बड़े बड़े पत्थर है। तो ऐसे पत्थर ही तो वहां लगाए थे ना जब उनको पंजाब से आते हुए रोका था। तो तुमने क्रेन इस्तेमाल करी, हमारे किसानों के जवान बच्चों ने 10-10 ने लग के उसको धक्का मारा और तुम्हारी खोदी हुई खड्डों में फेंक दिया। ये सब किया था, पर ये तब किया जाएगा अगर आपके नेतृत्व का निर्णय होगा था। वो जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा उसको आप फॉलो करेंगे, उसको हम ट्रेड यूनियंस उनके फैसले को सर माथे पे रखेंगे। जो सहयोग आपको दिया जा रहा है वो जारी रहेगा, जो मदद इमदाद हम दे पा रहे हैं वो रहेगा, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी में हम शामिल हो पा रहे हैं वो भी हम करेंगे। मैं सभी ट्रेड यूनियंस की तरफ से, अपनी सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, और कोई नहीं आए, मैं आई हूँ तो मैं सबको रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ आपके बीच में, मैं सबकी तरफ से आपको वायदा करके जा रही हूँ। कल हमारी मीटिंग हुई थी आपके नेतृत्वकारी साथियों के साथ, ट्रेड यूनियंस की और किसानों की, और कल एक स्टेटमेंट ज्वाइंट जारी होगी हमारी दोनों ट्रेड यूनियन की और किसानों की। और उसके साथ साथ हमने उनसे कहा है जो उनकी रूपरेखा बनेगी 26 जनवरी की, हमको वो बताएंगे, हम उस हिसाब से मजदूर साथी उसमें भागीदारी निभाएंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत सैल्यूट करती हूँ, सैल्यूट करते हुए आपके बीच में से विदा लेती हूँ।